हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे हैं आप सभी लोग। एजुकेशन वाईफाई स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ये स्पेशल क्लास जो है वो 12th साइंस के जो कि अभी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, जिसमें सबसे प्रमुख आधार रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसके लिए ये वीडियो एयरफोर्स और एनडीए वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उनके भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अपने जो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट करी है, उस सीरीज में जो सबसे पहला जो टॉपिक हमने उठाया है, पहली सीरीज है, और आपको डेली अप टू डेट ये वीडियो मिलती रहेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करने में या कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस चैनल का लिंक ले सकते हैं और वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। सब्सक्राइब किया होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अगली वीडियो का। ठीक है, तो और ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्थिर वैद्युतिकी का है। ठीक है, तो अब अपने जो है इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि बढ़िया सवाल है, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, सबसे साथ ही साथ में इसके क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और ये आप क्वेश्चन लिखते भी रहना, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के मध्य, विद्युत आवेशों के मध्य, एक्सप्लेन करूंगा सॉल्यूशन के साथ। विद्युत आवेशों के मध्य, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है, किस नियम से दिया जाता है, किस नियम से दिया जाता है। ठीक है, तो सीधा सा इसका ए ऑप्शन हो गया, जैसा फैराडे हो गया। बी ऑप्शन हो गया आपका इसमें कूलाम। सी ऑप्शन जैसे आपके पास इसमें आ जाएगा लाप्लास। ठीक है, लाप्लास हो गया। और डी ऑप्शन आ गया इसमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है, मैंने आपको बोला कि मैं केवल ये क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा। विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा कूलाम के नियम से। किस नियम से दिया जाता है? कूलाम के नियम से। और एक बात और हमेशा याद रखने, कूलाम का जो नियम है वो F बराबर क्या आता है, के Q1 Q2 बटे R की स्क्वायर। F बराबर क्या आता है, के Q1 Q2 बटे R की स्क्वायर। के आपका कांस्टेंट होता है, के आपका क्या होता है, नियतांक। के आपका क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, के आपका क्या होता है, नियतांक। और F आपका क्या है, कूलाम विद्युत बल, इसे अपने कूलाम बल भी कहते हैं। ये हमारा है विद्युत बल। ठीक है, और ये हो गए आवेश। तो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, विद्युत बल होता है, वो किस नियम से दिया जाता है? ये किसका नियम है? ये कूलाम का नियम है। किसका नियम है? कूलाम का नियम है। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लूंगा मैं आपके लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बताओ आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो साथ साथ में आप इस क्वेश्चन को देखते रहेंगे और इसको आप नोट भी करते रहेंगे। आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं लाऊंगा, जिसमें आपको अलग से प्रैक्टिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को सिल्क से, ठीक है, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर उस पर, उस पर कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर उस पर कौन सा आवेश, उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो ऑप्शन ए दे दिया धन आवेश, ऑप्शन बी दे दिया ऋण आवेश, ऑप्शन सी दे दिया धन व ऋण दोनों। ठीक है, यही ऑप्शन आपको मिलेंगे, धन व ऋण दोनों। और ऑप्शन डी आपको दे दिया कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी आपको क्या दे दिया, कोई नहीं। आगे बात समझ में? अब देखो, पहले तो मैं आपको इसको सॉल्यूशन बनाऊंगा। जैसे मान लो ये कांच की छड़ हो गई, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, सिल्क हो गया, यानी ये आपका सिल्क हो गया। ठीक है, तो देखो किसी पर भी ऋण आवेश और धनावेश कब आता है? जैसे ही कांच की छड़ को, ये बात याद रखना, जैसे ही कांच की छड़ को जब अपने सिल्क पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं,
किस पे चले जाते हैं, सिल्क पर, किस पे चले जाते हैं, सिल्क पर। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो गया, अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻−19 गुना। यानी जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर गया, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर गया, तो एक चीज बताओ, एक तो इलेक्ट्रॉन अपना आवेश ले गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻−19 गुना, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻−31 केजी। यानी जब इलेक्ट्रॉन इस कांच की छड़ को छोड़कर गया तो अपने साथ साथ अपना आवेश ले गया और अपना द्रव्यमान। अगर इसमें से ये अपना आवेश भी ले गया, चलो माइनस ले गया, कर्जा उतर गया, जैसे किसी के पास माइनस होता है वहां से चला जाता है तो वो तो प्लस में ही होता है। भाई हमारे पर -20 लाख का कर्जा है, हमने 10 लाख चुका दिया तो हमारे पास 10 तो प्लस ही हो गए कि मतलब अब 10 नहीं चुकाना है। तो जहां से माइनस निकला तो वहां तो हो गया प्लस, जहां से माइनस हो गया वहां प्लस। अब जहां प्लस होता है तो वहां क्या होता है, धन होता है। तो कांच की छड़ कैसी होगी बताओ, धनावेशित। कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, धनावेशित। समझ में आ गई, कांच की छड़ कैसी होगी, धनावेशित। और यहाँ इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ये सिल्क कैसा हो गया, ऋणावेशित। कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। बोलो बात समझ में आई, कैसा हो गया, ऋणावेशित। अच्छा, इसका मतलब इस सवाल का सर सही जवाब फिर क्या होगा, कांच की छड़ के लिए पूछा है तो इसका सही जवाब होगा धनावेशित होगी। अगर यही सवाल में पूछा होता कि रेशम का कपड़ा जो है, सिल्क जो है, उस पर कौन सा आवेश आएगा, तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से यहाँ पर सुनना, मैं आपको अगला क्वेश्चन जो बताऊंगा वो यही होगा कि कांच की छड़ से जब इलेक्ट्रॉन गया, जाने से इस पे प्लस आया क्योंकि माइनस ले गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान भी तो ले गया है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान ले गया है तो इसका मतलब यहाँ पर फिर द्रव्यमान में भी तो कमी होगी क्योंकि मास भी तो ले गया अपना। तो जिस जगह जाता है वहां तो द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाता है, जो वस्तु धनावेशित होती है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जैसे इसमें पूछ सकता है जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, अगर ऋणावेशित होगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन आता है द्रव्यमान लेकर, और धनावेशित की बात करें तो वहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो द्रव्यमान लेकर गया है। अब कोई जाएगा अपने साथ बैग ले गया तो द्रव्यमान तो कम हो गया ना। तो देखो तीसरा जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन का जवाब आप सभी को मिल गया होगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं, इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको ध्यान से समझने, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु धनावेशित होती है, यदि कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान तो उसका द्रव्यमान तो उसका द्रव्यमान ऑप्शन ए घटता, ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी किसी वस्तु का, अगर कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा या क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन के साथ में कि अगर जैसे मान लो ये कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है, इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो अपने साथ अपना द्रव्यमान लाया, अपना द्रव्यमान है अब लाया। जब ये अपना बैग उठाकर यहाँ पर आ गया है तो यहाँ द्रव्यमान की क्या होगी, कमी, द्रव्यमान की कमी होगी। समझ में आई कि नहीं, यानी धनावेशित तो हो जाएगी पर द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, कमी। तो अगर कोई वस्तु धनावेशित होगी और यहाँ द्रव्यमान की क्या होती है, वृद्धि, यानी इस वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका धनावेशित हुई है यानी ये वाला केस है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घटता है। यानी किसी भी वस्तु से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है अर्थात वो वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। ये चीज आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तीनों ही सवाल जो है वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान से आपको रखना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी को ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अगला सवाल अगर अपने बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है।
ठीक है, अगले अगर अपने बात करते हैं, ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात अपने जो चलते हैं आगे, आगे वाला जो टॉपिक है ये है, यदि दो आवेशों के मध्य, यदि दो आवेशों के मध्य, यदि दो आवेशों के मध्य, यदि दो आवेशों के मध्य दूरी दो गुनी कर दी जाए, दो गुनी कर दे, यदि दो आवेशों के मध्य दूरी दो गुनी कर दें तो विद्युत बल होगा, तो विद्युत बल होगा। समझ में आई कि नहीं? यानी अगर किन्हीं दो आवेश हैं उनके मध्य की दूरी पहली की दूरी का कितना कर दें, दो गुना कर दें, तो होगा 1/2 गुना। ऑप्शन बी आपका आ जाएगा, इसमें आप रख दो 2 गुना, ठीक है, फिर आप रख दो ऑप्शन सी 1/4 गुना, और फिर आप ऑप्शन डी रख दो 4 गुना। समझ में आगे कि नहीं आगे? 4 गुना, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज देखने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो केस नंबर फर्स्ट, पहले दो आवेश जो है, पहले जो आवेश है Q1 और Q2, ठीक है, वो कितनी दूरी पर है? R पर है। तो उनके बीच में जो बल होगा वो कितना होगा? F बराबर Q1 Q2 बटे R उसके, ये पहले वाला बल है, पहले वाला बल है F, ठीक है, पहले वाला बल है। अब कहता है कि दूरी को क्या कर दिया? 2 गुना, यानी केस नंबर सेकंड में, केस नंबर सेकंड में इसने क्या किया? दूरी को 2 गुना, तो ये हो गया Q1 और ये क्या हो गया? Q2, और दूरी कितनी कर दी? 2R। तो अब आप लिखोगे F बाद में कितना हो गया? तो K आ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया, और R की जगह क्या लिखोगे? 2R। तो 2R का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे 4R का स्क्वायर। तो देखो 1/4 अलग हो गया, ठीक है, 1/4 आपका क्या हो गया? अलग हो गया, और K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर किसके बराबर है? F पहले के। तो यानी देखो पहले का कितना हो गया? 1/4, पहले का कितना हो गया? 1/4 गुना। तो ये इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, आ गया होगा। तो ये सवाल अगर आपको, बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में आने लायक सवाल है, तो इस सवाल को भी आप ध्यान से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप अगर नोट करना चाहे तो बाद में नोट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब अपने चलते हैं आगे 5वें सवाल की। मैंने आपको बताया कि मैं आपको हर चैप्टर की ऑब्जेक्टिव सीरीज लाऊंगा, ठीक है, यही टारगेट है मेरा कि बोर्ड एग्जाम तक आपको सारे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव सीरीज मेरे द्वारा करा दी जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, धातुओं का, धातुओं का परावैद्युतांक, धातुओं का परावैद्युतांक, धातुओं का परावैद्युतांक जिसे अपने एप्सिलॉन आर कहते हैं, कितना होता है? ये धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? तो ये चीज ध्यान में रखना। जैसे आपको दे दिया ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी दे दिया आपको अनंत, ऑप्शन सी आपको दे दिया 1, और ऑप्शन डी दे दिया कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, तो धातुओं के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बना दूं, चाहे धातु बोले, क्या बोले? चाहे धातु बोले या चालक बोले, कोई भी चालक की बात करे या धातु की बात करे, तो याद रखना उसका परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। कई बार ये चालक दे देता है, किसी चालक के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? तो याद रखना अनंत होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, और ये पेपर में आया हुआ सवाल भी है। तो ये ध्यान रखें, धातुओं का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। तो ये चीज आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ऐसे लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है। ऑप्शन ए आपको दे दिया जैसे न्यूटन बटे कूलाम, ऑप्शन बी आपको दे दिया न्यूटन इंटू कूलाम, ऑप्शन सी आपको दे दिया यहाँ पर जैसे, ठीक है, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है, कूलाम इंटू मीटर, और ऑप्शन डी इसमें से दे दिया न्यूटन। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, मात्रक कैसे बताओगे? सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू नोट। ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू नोट होता है। अब एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम होगा। क्या होगा, न्यूटन बटे कूलाम। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन बटे कूलाम है। क्या है, न्यूटन बटे कूलाम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आपको मैंने करवाया। अब अपने चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब अपने चलते हैं आगे की ओर। समझ में आई कि नहीं आई? आगे अपने सवाल की ओर चलते हैं। देखो, अब है अपना अगला सवाल। अब है अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, एक क्वेश्चन है, एक आवेश Q को, एक आवेश Q को एक समान, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, रखा गया है, तो इस पर, तो इस पर बल होगा, तो इस पर बल होगा। अच्छा सवाल है ये भी, तो इस पर बल होगा। ठीक है, तो जैसे इसके ऑप्शन दे दिया क्यू ई, ऑप्शन बी दे दिया क्यू बटा ई, ऑप्शन सी आपको दे दिया ई बटा क्यू, ई बटा क्यू, और ऑप्शन डी दे दिया क्यू स्क्वेयर बटा ई स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर बटा ई स्क्वेयर। तो देखो, सिंपल सा तरीका है ध्यान रखने का। ई मतलब विद्युत क्षेत्र कितना है, ई, क्यू, और पूछा क्या है, बल। फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बटे क्यू। ई ने रखा है किसको, क्यू को, पूछा क्या है, एफ, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, क्यू ई आ जाएगा, यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू ई आंसर होना चाहिए, इसमें आंसर जो है वो क्यू ई ये वाला है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। जो ए ऑप्शन जो है वो हमारा किसका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज भी ध्यान में रखें। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान में रखें। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अपना अगला सवाल जो आता है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दे दिया आपको जैसे ऊर्जा, ऑप्शन बी आपको दे दिया जैसे वेग, ऑप्शन सी आपको दे दिया जैसे विभव, और ऑप्शन डी आपको जैसे दे दिया संवेग। ठीक है, ये 4 आपको क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, तो अब ज्यादातर तो क्या है, और एक इसमें आपको अगर मान लो घुमाने के लिए वो देगा तो ऑप्शन ई और रख लो आवेश। ठीक है, तो कई सोचेंगे कि भाई, कई तो सोचेंगे कि भाई आप इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो मतलब आवेश हो गया। अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है, कई ये वोल्ट को देखेंगे तो विभव कर देंगे। नहीं, याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ईवी जो है, वो ऊर्जा का मात्रक है। इसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का। तो ऊर्जा का मात्रक है, तो ये इसका सही जवाब होगा। और दूसरी खास बात आपको याद रखनी है इसके साथ में ही, दूसरी खास बात आपको याद रखनी है इसके साथ में ही, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। तो देखो ये जूल आ गया ना, तो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है जूल में। ठीक है, तो ये आपका किसका मान हो गया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है,
अब जैसे कि मान लो ये आपका सवाल आ गया, ठीक है, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8। मेरे हिसाब से आपको ये बढ़िया सवाल लग रहे होंगे, सारे बढ़िया सवाल है, सारे पेपर में आने लायक सवाल है। अगला क्वेश्चन जो है वो 9 है, वो ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, या आपने सीधे से बोल सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं, यानी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास जैसे जैसे दे दिया, ठीक है, ऑप्शन आपके पास जैसे दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन आपके पास दे दिए जैसे 30 डिग्री, ऑप्शन बी आपके पास दे दिया जैसे 45 डिग्री, ऑप्शन डी आपके पास दे दिया जैसे, सी आपके पास दे दिया जैसे 90 डिग्री, और ऑप्शन डी दे दिया नहीं काटती। ऑप्शन बी दे दिया आपको नहीं काटती। तो एक बात हमेशा याद रखना, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नहीं काटती हैं। जैसे ये दो विद्युत बल रेखाएं होगी, क्यों नहीं काटती हैं ये और ध्यान से देखें। अगर आपने इस बिंदु पर, मान लो अगर ये काटती हैं, तो इस बिंदु पर क्यू नोट रखोगे, तो क्यू नोट, तो एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी और एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी, क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर, ये कटान बिंदु है, अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर, ठीक है, कटान बिंदु पर क्या होगी? दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव है नहीं है। इसलिए तो आपसे पेपर में वैसे ही पूछ सकता है दो विद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, और इसका इस आंसर का सही जवाब होगा नहीं काटती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अब अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, आवेश स्थानांतरण की या आवेश वितरण की, आवेश वितरण की वह विधि, ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे अकॉर्डिंग। आवेश वितरण की वह विधि, आवेश वितरण की वह विधि जिसमें, जिसमें किसी, किसी अनावेशित वस्तु पर, जिसमें किसी अनावेशित वस्तु पर बिना संपर्क कराए, बिना संपर्क कराए, बिना संपर्क कराए विपरीत प्रकृति का, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करते हैं, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्पन्न होता है, यानी आवेश वितरण की वह विधि या आवेश स्थानांतरण की वह विधि। ठीक है, आवेश स्थानांतरण बोल सकते हैं, वितरण यानी एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आप आवेश स्थानांतरण कर रहे हो, ठीक है, तो आवेश स्थानांतरण करते ना यहाँ पर। ठीक है, आवेश स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे, आवेश स्थानांतरण की वह विधि जिसमें, तो देखो इसमें ऑप्शन दे दिया, जैसे जैसे आपको दे दिया इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ऑप्शन बी आपको दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, उसके बाद आपके पास है स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन भी कहते हैं अपने इसको, स्पर्श द्वारा आवेशन, चालन भी कहते हैं इसको, और डी हो गया कोई नहीं, डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर आप गौर से देखें तो मैंने बोला है कि आवेश स्थानांतरण की वह विधि जिसमें आवेशी वस्तु को बिना संपर्क कराए, संपर्क नहीं कराना, घर्षण करेंगे, जब आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ेंगे तो वहां संपर्क होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। स्पर्श या चालन, इसमें भी आपका क्या है, संपर्क हो गया, ये भी नहीं होगा।
उसके बाद एक ऑप्शन बचता है प्रेरण। प्रेरण में होता है, जैसे आपने संधारित्र वाला पढ़ा था कि आप अगर एक प्लेट धनावेशित प्लेट को ले गए हैं तो उसकी दूसरी प्लेट पर विपरीत प्रकृति का आवेश, तो देखो विपरीत प्रकृति का आवेश आपने उत्पन्न कर दिया है बिना संपर्क कराए, विपरीत प्रकृति का आवेश और संपर्क भी नहीं कराया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रेरण द्वारा आवेश होगा। याद रखना संधारित्र का जो निर्माण है, संधारित्र जो है वो इसी आवेशन की प्रक्रिया पर कार्य करता है। कौन सा? प्रेरण द्वारा आवेशन। इस पर कार्य करता है प्रेरण द्वारा आवेशन। आशा करता हूं कि आपको बताए गए जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही आपको हर डेली टाइम टू टाइम आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूं। ओके, थैंक यू।